आज हम लोग जो इस प्रॉब्लम पे डिस्कशन करेंगे, ये प्रॉब्लम लिया गया है इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2017 के पेपर से। ये लॉज ऑफ मोशन एंड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इसके साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर सिनेरियो कुछ ऐसा दिया गया है। क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्वेश्चन भी देखेंगे, पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक लम सम सिनेरियो बता देता हूँ। यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन है। यहाँ पर दो बॉडीज है, बॉडी ए बॉडी बी, दोनों सेम मास का बॉडीज है। इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कुछ, इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कुछ और। दोनों के लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है इस सरफेस के साथ वो अलग अलग है। तो ऑब्वियसली दोनों के लिए एक्सेलरेशन जो है इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। दोनों के बीच एक सर्टेन डिस्टेंस है इनिशियली एंड दैट डिस्टेंस इज गिवन एज d। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में दोनों ही रेस्ट में है और दोनों को ऐसे छोड़ा गया। उस समय टाइम 0 कंसीडर किया गया, उन्हें छोड़ा गया। हमें ये पता करना है सबसे पहले कि कितनी देर बाद ये दोनों जाके कोलाइड करेगा। कलिजन हो सकता है अगर इसका एक्सेलरेशन कम हो और इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा हो और दोनों का इनिशियल स्पीड अगर 0 है तो फिर कलिजन होगा। तो ये पूछा गया है कि कितनी देर बाद वो कलिजन होगा। अब अगले क्वेश्चन में कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये जो कलिजन हो रहा है दोनों के बीच, ये कलिजन कंप्लीटली इलास्टिक कलिजन है। तो इलास्टिक कलिजन में होता क्या है, जैसे ही बॉडीज कोलाइड किया और दोनों का मासेस अगर सेम है तो बड़ा आसान होता है। इस तरह से दोनों कोलाइड किया तो इसे इसका स्पीड मिल जाएगा या कहें वेलोसिटी मिल जाएगा और इसे इसका वेलोसिटी मिल जाएगा। इमीडिएटली वो वेलोसिटी का ट्रांसफ़र हो जाएगा। मोमेंटम ट्रांसफ़र कुछ इस तरह से होगा कि वेलोसिटी जो है एक्सचेंज्ड हो जाएगा। हमें ये पता करना है कि पहला कलिजन के बाद जो स्पीड का ट्रांसफ़र हो गया, वेलोसिटीज़ का ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद फिर तो वो कोलाइड करेगा क्योंकि जो बॉडी ऊपर है उसका एक्सेलरेशन नीचे वाले बॉडी से ज़्यादा है, तो मतलब कोलिजन होते रहेगा। ये कहा गया कि सेकंड कलिजन एंड थर्ड कलिजन अगर T2 एंड T3 टाइम में हो रहा है तो फिर उन कलिजन्स वो T2 एंड T3 वो क्या होगा वो पता करें। एंड देन हमें इन दोनों बॉडीज़ के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। इंटरेस्टिंगली ये क्वेश्चन अगर देखिए, क्वेश्चन नंबर बी, अगर आप कन्वेंशनल तरीके से चलते हैं तो फिर ये थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व करना होता है, बहुत कुछ लिखना पड़ता है। ज़्यादा तो नहीं, 3-4 लाइन की बात है, लेकिन लिखना पड़ता है। अगर आप सीधे वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ड्रॉ कर लेते हैं देन इसे सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है इन केस ऑफ T2 एंड T3। चलिए देखते हैं, दोनों चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो हम लोग वापस इसी सिनेरियो में आ जाते हैं। ये इंक्लाइंड प्लेन है, कहा गया है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ ऑब्वियसली एंड दैट इज थीटा। ये कहा गया है दैट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा। अब यहाँ पर हमें इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम पता करना होता है ताकि हम लोग इनका एक्सीलरेशन पता करें। मुझे पता है कि आप इसके साथ बड़ा यूज टू हैं, आप जानते हैं यहाँ पर क्या करना होगा। दोनों का मास कहा गया कैपिटल M है, दोनों का ही मास जो है कैपिटल M है। तो अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं तो इसके लिए mg नीचे, इसके लिए भी mg नीचे, और उसका एक कॉम्पोनेंट बनेगा अलॉन्ग दिस लाइन। इस लाइन के अलॉन्ग चूंकि इसका मोशन हो रहा तो इसके लिए भी एक कंपोनेंट बनेगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट भी बनेगा इस mg का। वर्टिकल कंपोनेंट इन द सेंस, इसके सेंस में, बॉडीज के सेंस में वर्टिकल। इसे क्या कहना चाहिए, बॉडी जिस प्लेन में है उस पे नॉर्मल, ठीक है। दैट मीन उसका एक नॉर्मल रिएक्शन इसी के बराबर होगा, इस कंपोनेंट के बराबर होगा, बिकॉज इस एक्सिस के अलॉन्ग इसका भी मोशन नहीं, इसका भी मोशन नहीं, और उसी नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करके फिर यहाँ पर बनेगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो हम सीधे इस कंपोनेंट के साथ फ्रिक्शनल फोर्स को एसोसिएट कर सकते हैं क्योंकि ये जो कंपोनेंट होगा इस mg का वही कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा इन दोनों केस में। तो अब अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं तो हम कहेंगे कि दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज, दोनों ही केस में mg है,
तो mg का अगर ये अगर थीटा होता है तो आप पाएंगे सिंपल जियोमेट्री से, आपने बहुत बार किया है ये, सो ये भी थीटा बनेगा, ये भी थीटा बनेगा। सो ये ट्रिवियल कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ। अब जानते हैं ऐसे स्थिति में ये जो mg है उसका ये कंपोनेंट बनेगा mg इंटू साइन ऑफ थीटा। इन द सेम वे ये कंपोनेंट भी बनेगा mg का साइन कंपोनेंट mg इंटू साइन ऑफ थीटा, दिस इज m। और ये जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा mg इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, ये भी वही हो जाएगा mg इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। अब नॉर्मल रिएक्शन भी उतना ही बनेगा। अब ये कहा गया कि इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू सब a है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन विच इज इक्वल टू mg कोसाइन ऑफ थीटा, नॉर्मल रिएक्शन इंटू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर। सो हम कहेंगे दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू ए, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इस बॉडी का इस प्लेन के साथ, इनटू ये जो नॉर्मल रिएक्शन है विच इज द कोसाइन कंपोनेंट ऑफ mg, सो mg इनटू कोसाइन ऑफ थीटा। सो ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। और यहां पर अगर आप फ्रिक्शनल फोर्स को देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि दिस इज म्यू बी, म्यू सब बी mg इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, ये फ्रिक्शनल फोर्स। यानी आप ये पाएंगे कि नेट फोर्स इस बॉडी पे जो लग रहा है दैट इज mg साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू mg कोसाइन ऑफ थीटा। यानी कि एक्सीलरेशन कितना होगा m मास के बॉडी में, एक्सीलरेशन नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, दैट मीन आप कैलकुलेट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस बॉडी के लिए एक्सीलरेशन होगा g साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू a g कोसाइन ऑफ थीटा। सो g साइन ऑफ थीटा, सो हम इसे कह सकते हैं साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू a कोसाइन ऑफ थीटा, g दोनों में कॉमन है, कोसाइन ऑफ थीटा इंटू g। इन द सेम वे अगर आप इसका एक्सेलरेशन पता करते हैं, इस बॉडी का एक्सेलरेशन पता करते हैं, तो इन द सेम वे आपको मिलेगा साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू बी कोसाइन ऑफ थीटा इंटू जी। फाइन, तो ये हमने इसका कैलकुलेशन कर लिया। अब देखिए आप, ये दोनों के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है जब टाइम की शुरुआत हो रही है t इज इक्वल टू 0 में। इसका एक्सेलरेशन ये, इसका एक्सेलरेशन ये। अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कहा गया है d है। ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को मैं डाल दूंगा पिंड कमेंट में, वहाँ आप क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ते हुए भी आप इस चीज़ को, क्वेश्चन को पढ़ते हुए आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं चीज़ों को यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फिर दिखने लगेगा, ठीक नहीं लगेगा, थोड़ा फ्री कर लेता हूँ जगह को। अब यहाँ दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है दैट डिस्टेंस इज गिवन एज d, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि t समय बाद दोनों का कलीजन हो रहा है। पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है, पूछा गया है एट व्हाट टाइम t1 विल द टू ब्लॉक्स कोलाइड, दोनों ब्लॉक कब कोलाइड करेगा। तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ वो जो कहा गया है t1, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और लेट अस से कि ये यहाँ तक पहुँचा और ये बॉडी जो है, ये बॉडी यहाँ तक पहुँचा, दोनों में कलीजन हो रहा है, इस जगह पे कलीजन हो रहा है। ओके, दोनों के बीच का जो d डिस्टेंस था वो d डिस्टेंस कवर हो गया। हम इसे अप्रोच कैसे करें, तो देखिए अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी देखें, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कुछ नहीं है, दोनों में 0 है क्योंकि इनिशियली ये भी रुका हुआ था, ये भी रुका हुआ था। पर इन दोनों के बीच एक रिलेटिव एक्सीलरेशन है क्योंकि ये एक्सीलरेशन अलग, ये एक्सीलरेशन कम होगा, इसका एक्सीलरेशन कम, इसका एक्सीलरेशन ज़्यादा, बिकॉज म्यू ए इज गिवन स्मॉलर देन म्यू बी। ये इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा है तो ये धीरे धीरे स्लाइड कर रहा है, इसमें फ्रिक्शन कम है तो ये जो है फ्रिक्शनल फोर्स कम होने के कारण तेजी से नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पर रिलेटिव एक्सीलरेशन है एंड द रिलेटिव डिस्टेंस ये जो कवर कर रहा है दैट रिलेटिव डिस्टेंस इज d।
ये यहाँ तक पहुँचा, ये यहाँ तक पहुँचा, तो रिलेटिव डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी बॉडी, चलिए इसी बॉडी को मान लेते हैं, इस बॉडी का रिलेटिव डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू डी। तो फिर यहाँ पर अगर हम रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे कि हम लोग सिंपल काइनेमेटिक्स का इक्वेशन बनाते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम, या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर्ड। तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी अगर रहे तो रिलेटिव वेलोसिटी सब्सटीट्यूट कर देंगे वहाँ पर, या रिलेटिव मोशन रहे तो रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन सब्सटीट्यूट कर देंगे। बेसिकली हम लोग क्या जानते हैं, इसे भी मैं हटा दूँ। बेसिकली हम लोग क्या जानते हैं, बेसिकली हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर्ड। तो यही चीज़ जब रिलेटिव मोशन में हम सब्सटीट्यूट करेंगे इसी इक्वेशन को, तो हम कहेंगे द डिस्प्लेसमेंट, चलिए आर लगा देता हूँ, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, जो रिलेटिव वेलोसिटी है, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी मैं इसे आर कर देता हूँ फॉर रिलेटिव, एंड इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू जो एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन है, रिलेटिव एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें रिलेटिव वेलोसिटी, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी इज 0, रिलेटिव एक्सेलरेशन इज देयर। रिलेटिव एक्सेलरेशन कैसे पता करेंगे, अगर इसका हम रिलेटिव एक्सेलरेशन पता कर रहे हैं इसके रेस्पेक्ट में, मतलब हमारा जो मोशन है इसके साथ है, कहने का मतलब हमारा जो रेफरेंस फ्रेम हम इसे मान लेते हैं, हम इसके साथ साथ मूव करते हुए जा रहे हैं और चीज़ों को देख रहे हैं। ऐसा अगर होता है तो हम कहेंगे इसका रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस वन इज दिस, रिलेटिव एक्सेलरेशन, आई एम सॉरी, रिलेटिव वेलोसिटी तो है नहीं, रिलेटिव एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस वन इज दिस एक्सेलरेशन माइनस दिस एक्सेलरेशन। तो उस हिसाब से देखा जाए तो रिलेटिव डिस्टेंस जो कवर करेगा ये बॉडी इसके रेस्पेक्ट में, दैट इज डी। सो डी डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, या डी डिस्प्लेसमेंट हुआ, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो फिर हम कहेंगे दैट इज इक्वल टू इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी तो 0 है, रिलेटिव एक्सेलरेशन को इंक्लूड करना है, देन हाफ इनटू रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर देखें दिस वन माइनस दिस वन, सो इससे दिस वन माइनस दिस वन, यानी कि ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये टर्म बचा हुआ रहेगा, ये सब्ट्रैक्टेड चूंकि होगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस रहेगा। ठीक, तो मुझे मिलेगा म्यू बी माइनस म्यू ए, इतना अभी तक हुआ नहीं, साथ में कोसाइन ऑफ थीटा भी है और जी भी है, जी कोसाइन ऑफ थीटा। ये तो रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया, सिंपली दिस वन माइनस दिस वन, ये हो गया, और फिर टाइम का स्क्वायर्ड, ओके फाइन। सो अब हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि टाइम तो t1 कहा गया है, t1 टाइम लगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में, से यहाँ से यहाँ पहुँचने, मतलब कलीजन t1 टाइम में हो रहा है। सो t1 इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस ऑफ d डिवाइडेड बाय म्यू बी माइनस म्यू ए इंटू जी कोसाइन ऑफ थीटा। फाइन, दिस इज द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर मतलब सिर्फ फर्स्ट पार्ट के लिए। सो ये t1 बन गया, इतना समय इसे लगेगा, t1 इज दिस। अभी जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि जब कलीजन होगा तो उस समय वेलोसिटीज़ का ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी इस समय इसका वेलोसिटी अगर मैं कहता हूँ दैट इज़ v(a)(1) फर्स्ट पार्ट के लिए है, कलीजन के बाद फिर हम सेकंड पार्ट मानेंगे मोशन का, फर्स्ट पार्ट का फाइनल वेलोसिटी है, और यहाँ पर इसका जो वेलोसिटी है दैट इज़ v(b) फर्स्ट पार्ट का फाइनल वेलोसिटी है। तो फिर अब सेकंड पार्ट मोशन के लिए, यानी कि कलीजन के बाद जो मोशन हम कंसीडर कर रहे हैं उसके लिए ये बन जाएगा इसका इनिशियल वेलोसिटी और ये बन जाएगा इसका इनिशियल वेलोसिटी, बस वेलोसिटीज़ का स्विच हो जाएगा। एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट, क्या करना है कि नेक्स्ट टाइम जब कलीजन होगा, t2 समय में अगर कलीजन हो रहा है,
टाइम का कैलकुलेशन लेकिन शुरू से हो रहा है। टाइम का कैलकुलेशन ये ध्यान रखें यहाँ से हो रहा है, यहाँ से टाइम का कैलकुलेशन नहीं है। दैट मीन इस इवेंट के बाद नेक्स्ट कलिजन ये टाइम पीरियड T2 नहीं है, यहाँ से सेकंड कलिजन तक का जो टाइम पीरियड है वो T2 है। ये अब ध्यान रखें, सिंपल एडिशन है ये। अगर यहाँ से सेकंड कलिजन होने में अगर T समय लगेगा, सो T प्लस T1 इस इवेंट को होने में जितना समय लगा विच इज T1, दोनों को जोड़ देंगे, T2 मिल जाएगा हमें। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट आप याद रखें, सिंपली आप इसे याद रखें। सो ये T2 हमें पता करना है। वेल, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आगे बढ़ते हैं तो ये रिलेटिवली थोड़ा आसान हो जाता है। हाँ, अगर हम लोग ऐसे भी सिंपली भी अप्रोच करते हैं तो ऐसा कोई हाय तौबा कठिन क्वेश्चन है नहीं ये। चलिए दोनों तरह से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो अगर यहाँ पर हमें नेक्स्ट कलिजन के लिए अगर मुझे टाइम पता करना है तो हम वो टाइम कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए आप देखें, यहाँ पर इसके पास और इसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी होगा। मैं इसी चीज़ को एक बार मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक। अब ये जो सिचुएशन है वो सिचुएशन यहाँ पर दिख रहा है, और फिर जाके ये आगे चल के फिर इसका कलिजन होगा, A और ये B कोलाइड करेगा आगे जाके। फाइन। यहाँ पर आप अगर देखें, इसके पास एक वेलोसिटी होगा इनिशियल वेलोसिटी, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी होगा, लेकिन एक्सीलरेशन अगर दोनों का देखा जाए, एक्सीलरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे कलिजन हुआ, चाहे ये ऊपर की तरफ चल रहा हो, मोशन इसका इनिशियली अभी अगर ऊपर की तरफ है, अगर मैं इस बॉडी को ऊपर की तरफ इस तरह से स्लाइड करवा देता हूँ तो भी इसका एक्सीलरेशन उसी डायरेक्शन में इतना ही रहेगा। जैसे एक बॉडी अगर मान ले टप्पा खा के बार बार टप्पा खा रहा, ऊपर चढ़ रहा है, तो उसका जो एक्सीलरेशन, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड्स, चाहे वो ऊपर की तरफ चल रहा हो चाहे वो नीचे की तरफ चल रहा हो, एक्सीलरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके बीच का रिलेटिव एक्सीलरेशन तो इतना ही रहेगा, ये जो हमने कैलकुलेट किया ये रिलेटिव एक्सीलरेशन इतना ही रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी में फर्क होगा। दैट मीन अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी से अप्रोच करते हैं, रिलेटिव मोशन से अप्रोच करते हैं, तो आप ये कहेंगे इस कलिजन और इस कलिजन के बीच समय हम पता कर रहे हैं, तो इसके लिए हम पाएंगे कि इन दोनों के बीच एक रिलेटिव वेलोसिटी होगा, दोनों के बीच एक रिलेटिव एक्सीलरेशन होगा, एंड रिलेटिव डिस्टेंस ये जो कवर करेगा वो रिलेटिव डिस्टेंस 0 होगा, बिकॉज यहाँ पर भी दोनों जुड़ा हुआ है, दोनों के बीच कोई डिस्टेंस नहीं है, इस सिचुएशन में भी दोनों के बीच कोई डिस्टेंस नहीं है। दैट मीन रिलेटिव डिस्टेंस कवर्ड इज 0। इस तरीके से भी आप अप्रोच कर सकते हैं। थोड़ा सा आसान होगा अगर आप इस तरह से अप्रोच करते हैं। इसका वेलोसिटी आपको पता है, इसका वेलोसिटी आपको पता है, क्योंकि ये स्विच हो जाएगा और ये वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसका वेलोसिटी आपको पता है, इसका वेलोसिटी आपको पता है, इसका एक्सेलरेशन दोनों पता है। तो इस वेलोसिटी से, इस एक्सेलरेशन से ये बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इसके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से ये बॉडी भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दोनों बराबर हो। सो वहाँ से हम इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि इस इवेंट के बाद इस इवेंट को होने में T समय लगा, देन मैं जो एक्चुअली हमें कैलकुलेट करना है ये T2, दैट शुड बी T1 प्लस T, क्योंकि ये T2 होगा यहाँ से सेकंड कलिजन तक का समय, और हम लोग यहाँ से सेकंड कलिजन तक का समय को पता कर रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक का समय जो है वो तो हमने पहले ही देख लिया, T1 है, एंड दैट इज इक्वल टू दिस वन। तो क्या किया जाए, अब हम लोग क्या करें? तो अभी हमें ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी पता करना होगा, और ये इसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। कैसे पता किया जाए यहाँ पर? तो देखें, हम ये कह सकते हैं कि T1 समय में इस एक्सेलरेशन से, T1 समय में इस एक्सेलरेशन से इस बॉडी का फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, इस बॉडी का फाइनल वेलोसिटी कितना होगा। तो उस हिसाब से हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो मैं कहूँगा कि V ऑफ A1 फाइनल दैट शुड बी इक्वल टू, इसका तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 है, सो इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम इज फाइनल वेलोसिटी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो इसका 0 है, एक्सेलरेशन जो है इस बॉडी का दैट इज दिस वन, साइन
ऑफ थीटा, चलिए एक्सेलरेशन को ऐसे ही लिख देता हूँ, ज़रूरत पड़े तो मैं सब्सटीट्यूट करूँगा। सो मैं लिख देता हूँ इसका एक्सेलरेशन जो है ये है a सब a, और इसका एक्सेलरेशन जो है ये a सब b है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज़ a सब a इंटू टाइम इसे लगा t1, जिसे हमने कैलकुलेट किया है, ज़रूरत पड़े तो मैं सब्सटीट्यूट कर दूँगा। और अगर आप देखें कि b1 फाइनल दैट शुड बी ab, इसका एक्सेलरेशन a सब b, उसके साथ कितना समय लगा, t1 समय लगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में। सो इसका फाइनल वेलोसिटी इज़ दिस, ये फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी। अब ये बन जाएगा इसका इनिशियल वेलोसिटी, फाइन। तो अभी, और ये बन जाएगा इसका इनिशियल वेलोसिटी। तो फिर अभी अगर मैं कहता हूं कि इस मोशन में, सेकंड वाले मोशन में, इस कलीजन से इस कलीजन तक समय लगा t, तो मैं ये कहूँगा इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगर मैं ये देखता हूँ कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसका वास्तविक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो मैं ये कहूँगा दैट विल बी इक्वल टू इसका इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ दिस वन, इसका फाइनल वेलोसिटी, इसका इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू इसका एक्सेलरेशन जो कि इंटैक्ट यही रहेगा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर्ड। तो यहाँ से मैं इसका ये जो डिस्प्लेसमेंट करेगा ये मैं फ़िलहाल मिटा देता हूँ। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ दैट इज़ इसका इनिशियल वेलोसिटी दिस वन, सो a सब b t1 इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू इसका एक्सीलरेशन, सो इसका एक्सीलरेशन a सब a इनटू टाइम का स्क्वायर। आप एक बार देख लें, ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी उसी के बराबर होगा, सेम डिस्प्लेसमेंट होगा। तो उसके डिस्प्लेसमेंट को अगर देखता हूँ मैं, b के डिस्प्लेसमेंट को देखता हूँ, तो b का इस मोशन में इनिशियल वेलोसिटी है दिस वन, सो इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम, या सॉरी ये तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया, इनिशियल वेलोसिटी के साथ ये समय, इस मोशन का समय, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन विच इज़ एक्सेलरेशन बी बॉडी का a सब b, वो तो इंटैक्ट ही रहेगा, इनटू जितना समय लगा उस समय का स्क्वायर। तो यहाँ मैं t इज़ अ नॉन ज़ीरो टर्म ऑफ कोर्स, तो t से मैं डिवाइड कर सकता हूँ। अगर मैं t से डिवाइड कर देता हूँ पूरे इक्वेशन को, तो यहाँ से ये एक चला जाएगा, ये एक चला जाएगा, ये एक चला जाएगा। देन मुझे तो चाहिए t, तो जब मुझे t चाहिए तो मैं ये कहूँगा अगर मैं इसे रखता हूँ हाफ a सब a और इसे इधर ले आता हूँ, तो हाफ तो है ही, यहाँ कॉमन ले लिया मैंने, सो माइनस a सब b, और उसके साथ ये t इज़ इक्वल टू, अब इन दोनों को रखना है, a सब a और यहाँ से a सब b t1, सो माइनस a सब b t1, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए। तो यहाँ से मैं सिंपली, ये भी एक नॉन ज़ीरो टर्म है, तो मैं अगर हटा देता हूँ तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि मुझे चाहिए t इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t1, ठीक है, t इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t1। और अगर मुझे t2 पता करना है, t2 जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, ये तो t प्लस t1 होगा, तो ये हो जाएगा थ्राइस ऑफ t1, 3 गुना ज़्यादा समय लगेगा, t1 को होने में जितना समय लगा उसका 3 गुना समय लगेगा। सो t प्लस t1, t1 इज ओके, सो t इज इक्वल टू 2t1, हाँ ठीक है, t इज इक्वल टू 2t1 प्लस t1 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ t1। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। अगर आपको ऐसे भी पुट करना, वैल्यू आप चाहे तो पुट कर सकते हैं, इसकी दरकार नहीं पड़ती है, चूंकि आपने t1 को पता कर लिया है। देन अगर कहते हैं t2 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ t1, इट्स फाइन, इट्स ओके। ओके, अगला पार्ट भी यही है, फिर आप वेलोसिटी यहाँ पर पता कर ले, उसको स्विच कर ले एंड देन प्रोसीड एंड यू विल 5 t1।
सेम काइंड ऑफ मोशन रिपीट होगा, फिर से जो समय लगेगा 2t1 के बराबर ही होगा। आप चाहें तो इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं फिर से कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं आपको बोर नहीं करूंगा, मुझे पता है आप इसी वे से आसानी से पता कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, यही चीज़ अगर आप वेलोसिटी टाइम से पता करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, देन इट बिकम्स लिटिल बिट ईजियर। कैसे लिटिल बिट ईजियर होगा, और आप आगे हर एक तरह के मोशन को बड़े आसानी से समझ सकते हैं तुरंत, इसमें समय ही नहीं लगेगा, ऑलमोस्ट नील। ओके फाइन। हाँ, कुछ कहा गया है क्वेश्चन में, एक बार मैं देख लेता हूँ इसे। स्कीमेटिक वेलोसिटी टाइम डायग्राम फॉर द 2 ब्लॉक्स फ्रॉम t0 टू t3, मतलब जो फर्स्ट कलीजन, सेकंड कलीजन, थर्ड कलीजन जो होगा, थर्ड कलीजन तक आपको इसे ड्रॉ करना है, ठीक है। Them on a single diagram and use solid line to depict block A. ब्लॉक A को डिपिक्ट करेंगे हम लोग सॉलिड लाइन से, उसके वेलोसिटी को, एंड ब्लॉक B के वेलोसिटी को हम डैश्ड लाइन से या डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्लॉक B का जो एक्सेलरेशन है ब्लॉक A के एक्सेलरेशन से कम है। ये हमने पहले ही देख लिया क्वेश्चन में जिस तरह से दिया हुआ है, इस पर डिस्कशन भी हम लोगों ने कर लिया है। द रीज़न बीइंग कि ये जो है, ये इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन A का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन B से कम है, B का ज़्यादा है, तो B का एक्सेलरेशन कम होगा क्योंकि उसमें वो रेजिस्टेंस फील करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है दोनों का कांस्टेंट इन द सेंस कि A का जो एक्सेलरेशन है वही एक्सेलरेशन है, वेरी नहीं कर रहा है, दैट इज कांस्टेंट। B का जो एक्सेलरेशन है वही एक्सेलरेशन है, दैट इज कांस्टेंट। एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप प्लॉट करना चाहें तो आप कैसे प्लॉट करते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन को? ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। जब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर वो कांस्टेंट हो तो वो स्ट्रेट लाइन बनता है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड दिस स्लोप गिव्स रेट ऑफ चेंज। अगर ये वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता, बॉडी एक्सेलरेटिंग होता, तो ऐसे ग्राफ बनता। रेट ऑफ चेंज इज चेंजिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो नहीं रहा है, दैट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। दोनों का एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन जितना कम स्लैंट होगा, जितना सपाट होगा, वो इंडिकेट करेगा उतना कम एक्सेलरेशन है। जितना ऐसे इंक्लाइंड होगा वो इंडिकेट करेगा उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन है। तो सिंपली हम यहाँ से ये कह सकते हैं, हमें डॉटेड लाइन से किसे रिप्रेजेंट करना है, एक बार मैं देख लेता हूँ, मैं भूल गया। डॉटेड लाइन से मुझे रिप्रेजेंट करना है, डैश्ड लाइन से बी का मोशन रिप्रेजेंट करना है। बी का एक्सेलरेशन कम है, बी का एक्सेलरेशन कम है, ठीक है। सो डॉटेड लाइन से मैं फिलहाल बी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पिंक कलर था ना बी का, चलिए मैं पिंक कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऐसे। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इंडिकेट कर रहा है बी के मोशन को, बी के वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, सेम रेट से इंक्रीज हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट। और मैं ब्लू, दैट मीन ए के मोशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्ट्रेट लाइन से। इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है इसीलिए ये ज़्यादा स्लैंट है, ठीक। और मैं ये मान ले रहा हूँ कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टाइम जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वो टाइम है जब कलीजन हो रहा है। ये वो टाइम है जब कलीजन हो रहा है, यानी कि ये जो टाइम है दैट टाइम इज t1। यहाँ पर दोनों का वेलोसिटी इनिशियली जब t इज इक्वल टू 0 है, जब t इज इक्वल टू 0 है, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0। देखिए दोनों इसीलिए ओरिजिन पे है। एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी ब्लू का भी 0 और ये इसका भी 0। मैं इसे थोड़ा बोल्ड कर दूं, दिखता नहीं है ठीक से। हाँ, दोनों के लिए इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर देखिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 एट टाइम इज इक्वल टू 0। एट टाइम t1 ये ग्राफ यहाँ तक पहुँचा और ये ग्राफ यहाँ तक पहुँचा। t1 में अगर कलीजन हो रहा है तो ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है कि इस समय कलीजन हुआ, ठीक। और जैसे ही कलीजन हुआ वैसे ही वेलोसिटी स्विच हो जाएगा। वेलोसिटी स्विच हो जाएगा मतलब यहाँ तक, ये बी बॉडी है, बी बॉडी यहाँ तक
इस इतना वेलोसिटी अटेन किया था, इस समय कलिजन हुआ, अब इतना वेलोसिटी हो जाएगा उसका, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम में ए का जो वेलोसिटी है वो ये है, बी को वो मिल जाएगा, लेकिन उसके एक्सीलरेशन पे तो चेंज नहीं होगा। बी का मोशन ऐसे, बी का वेलोसिटी ऐसे बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचा था, अब ए पीछे से आके धक्का मार दिया, ए ने अपना वेलोसिटी उसे दे दिया, यानी यहां से इस पॉइंट ऑफ टाइम से इसका वेलोसिटी यहां पहुंच जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन तो उतना ही रहेगा, यानी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी उतना ही रहेगा। दैट मीन इसी के पैरेलल चलना होगा। जब हम लोग इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे वो तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी कि यही इसी लाइन के पैरेलल चलना होगा उसे। दैट मीन वो इससे रिप्रेजेंटेड होगा। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में बी को ये वाला वेलोसिटी मिला, लेकिन एक्सेलरेशन तो वही रहेगा। एंड सेम केस हियर, ए के केस में, ए के केस में भी तो वही होगा। ए को बी का वेलोसिटी मिल गया, लेकिन एक्सेलरेशन तो उसका उतना ही रहेगा। फाइन, तो सिनेरियो ऐसा बन गया। यहां पर कलिजन नहीं हो रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में दोनों का वेलोसिटी सेम हुआ वापस से। देखिए ऐसे चल रहा था, ऐसे चल रहा था, ये धीरे, ये तेजी से, अब ये इसे धक्का मारा, कलिजन हुआ। अब इसे ज़्यादा वेलोसिटी मिल गया, इसका वेलोसिटी घट गया। अब धीरे धीरे चूंकि ये तेज़ी से गिरेगा, इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा रहेगा हमेशा, तो धीरे धीरे, इस समय धीरे है, ये तेज़ है, लेकिन धीरे धीरे इसका स्पीड तो बढ़ेगा, इसका वेलोसिटी बढ़ेगा। सो एक समय आएगा जब दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, उसके बाद कलिजन होगा, उसके कुछ देर बाद कलिजन होगा। ये पॉइंट दिखा रहा उस पॉइंट ऑफ टाइम में दोनों का वेलोसिटी सेम है, फिर आगे चलते चलते ये चूंकि तेज है तो ये जाके फिर टकराएगा, उस समय कलिजन होगा। सो यहाँ पर आप देखिए, ये टाइम ये T2 नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंगली आप ये पाएंगे कि अगर मैं इसे कॉपी कर लेता हूं, आप ये पाएंगे कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है, दैट डिस्टेंस इज सेम यहां पर, दैट इज 2T1, दैट इज 2T1। आप इसे सिंपल क्या कहा जाता है, जियोमेट्री से आप इसे प्रूव कर सकते हैं। दिस इज अ पैरेललोग्राम और ये इसका डायगोनल है। सिमिलरली हमें एक और डायगोनल मिलेगा इस पैरेललोग्राम का। वो डायगोनल अगर आप देखें, मैं पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि ये बहुत तरीके से आप अलग अलग तरीके से इसे प्रमाण कर सकते हैं। तो आप ये पाएंगे कि ये जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट हमें दिख रहा है, उसका ये सेंटर होगा, ये जो डायगोनल है, क्योंकि पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा वो चीज़ कि ये बाइसेक्ट किया, दैट मीन दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं, चूंकि ये और ये पैरेलल है, दैट मीन ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा। इसका और इसका जो रेशियो होता है, अगर ये लाइन, दोनों लाइन्स अगर पैरेलल हो तो इस ट्राइंगल में इसका और इसका वही रेशियो होता है। इन द सेम वे हम आगे कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक T1 अगर है तो यहाँ से यहाँ तक भी T1 ही होगा। सो दैट इज 2T1, आई एम सॉरी, दैट इज 2T1। ठीक है, अब कलिजन कब होगा फिर? मोशन तो फिर ये चलते जाएगा, मोशन तो होते रहेगा, कलिजन कब होगा? अब इसका मोशन अब भी यहीं से चलेगा, ऐसा नहीं कि अब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, अभी तक टकराया नहीं है। तो इसे और आगे बढ़ाएं, इसे हम लोग इस तरह से और आगे बढ़ाएं, और इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते यहां पर आके कलिजन होगा। रीजन भी, चलिए रीजन भी ढूंढेंगे, यहां पर आके होगा कलिजन। अगर मैं इसे आगे बढ़ा देता हूं, यहां पर होगा कलिजन। क्या आप रीजन ढूंढ सकते हैं? कुछ देर वीडियो को पॉज करके रीजन ढूंढने की कोशिश कीजिए। आई होप कि आपने कोशिश किया होगा। ठीक है, कैसे कलिजन हो रहा? कलिजन मतलब क्या? कलिजन मतलब दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया, यही तो कलिजन का माफ कीजिएगा, कलिजन मतलब होगा, यहाँ पहला कलिजन हो रहा, पहले कलिजन से सेकंड कलिजन तक का मतलब होगा कि दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया।
अब अगर आप, मैं छोटा सा हिस्सा यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वो ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया सबटेंड करता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ ये जो एरिया है, ये एरिया है ब्लू, यानी कि कौन था ब्लू, पीछे था ना ब्लू, यानी कि जो तेज था ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ तक, फाइन। और अगर मैं ये देखता हूँ ये डॉटेड लाइन, दैट मीन बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया सिर्फ इस समय से इस समय तक, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ओके। दैट मीन अगर मैं ये देखता हूँ ये दिस वन, ये एरिया, तो ये एरिया बताएगा कि दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ। या फिर कहें ये जो पिंक कलर का बॉडी जो भी था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन पीछे था कौन आगे था, जो भी है, ये जो पिंक बॉडी था, पिंक बॉडी ब्लू बॉडी से कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। सिमिलरली चूंकि ब्लू अब ऊपर है तो ये बताएगा कि ब्लू बॉडी पिंक बॉडी से कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। इंटरेस्टिंगली आप ये पाएंगे कि दिस एरिया विल बी इक्वल टू दिस एरिया। सिंपल जियोमेट्री से आप प्रमाण कर सकते हैं, उसी का मिरर इमेज बन रहा है, अलग अलग तरीके से प्रमाण किया जा सकता है इसे। और इसी का रेप्लिका यहाँ पर बन रहा है, और यहाँ से भी आप प्रमाण कर सकते हैं इस चीज़ को कि इसका एरिया चूंकि पैरेललोग्राम है तो डायगोनल जो है इसे बराबर एरिया में स्प्लिट करेगा, और उसी का रेप्लिका वहाँ पर बन रहा है। तो अलग अलग तरीके से आप इसे प्रमाण कर सकते हैं। चूंकि वहाँ पर रेप्लिका बन रहा है यानी ये बता रहा है, ये वाला एरिया जो है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये एरिया बता रहा है कि पिंक बॉडी ब्लू बॉडी से कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, दिस एरिया वो रिप्रेजेंट करेगा, या डिस्प्लेसमेंट हुआ ये रिप्रेजेंट करेगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ब्लू बॉडी पिंक बॉडी से कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। और दोनों अगर सेम होगा यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम से इस पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया। ये पिंक ने इस दौरान जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, ब्लू ने इस दौरान उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। दैट मीन दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया। इन द सेम वे आप प्रोसीड कर जाएं तो आप T3 तक पहुंच जाएंगे। आप यहाँ से प्रोसीड करते जाएं, ये हमें T2 मिला, यहाँ पर हमें T2 मिला, T2, ये 2T1 है, तो इसे हटा देते हैं। तो क्लियरली आपको यहाँ पर दिखेगा दिस इज T1, दिस इज 2T1, दिस इज 3T1, यानी कि T2 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ T1। इन द सेम वे ये जब रेप्लिकेटेड हो जाएगा, दैट मीन यहाँ से यहाँ तक 2T1, फिर वही चीज़ रेप्लिकेटेड होगा, यहीं से मोशन देखें, सेम चीज़ यहाँ से यहाँ तक, इसी को कॉपी करके आप आगे डाल दें, सेम मोशन आपको दिखेगा। सेम मोशन इन द सेंस कि वहाँ पर हम सेम मोशन कह रहे हैं, मतलब डिस्टेंस अलग अलग होगा, वेलोसिटीज़ बढ़ जाएंगी, वेलोसिटीज़ बढ़ जाएगा, लेकिन सेम काइंड ऑफ टाइम के रेस्पेक्ट में देखें तो सेम हमें मोशन का अगला हिस्सा दिखेगा। टाइम के पर्सपेक्ट में देखें तो सेम मिलेगा। ये वेलोसिटीज़ अलग अलग होगा, ऑब्वियसली वेलोसिटी चेंज कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, इसी चीज़ को कॉपी करके यहाँ पर डाल दें, सेम। ओके, सो ये इस तरह से आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो इट सीम्स लिटिल बिट ईजियर। अब जब हमने इसे सॉल्व कर लिया, आपने इसका सोल्यूशन देख लिया, तो एक बार कोशिश कीजिए कि इसे आपके हिसाब से इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, 1 था या 5 था, जो भी आपको ठीक लगे आप एक बार प्लीज़ रेट करें। आप अगर यहाँ तक पहुँच गए देन आई विल अप्रिशिएट अगर आप इसे रेट करते हैं तो। चलिए आगे किसी और प्रॉब्लम के साथ डिस्कशन में मुलाकात होगी। गुड बाय।